हाँ जी। आज अपन इस लेक्चर में डीसी मशीन के बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसकी स्पीड कैलकुलेशंस करने की कोशिश करेंगे। स्पीड, टॉर्क, टॉर्क का वेरिएशन, स्पीड का वेरिएशन, फील्ड, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर और उससे रिलेवेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्पीड टॉर्क रिलेशनशिप, लो टॉर्क रिलेशनशिप, इन पे डिस्कशन करेंगे। कल मीन्स जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें अपन ने मोटर का बेसिक्स जो स्टडी की थी। मोटर और जनरेटर में क्या डिफरेंशिएट होता है, मोटर और जनरेटर में जो ब्रशेस की शिफ्टिंग जो है में क्या डिफरेंस होता है उस पर डिस्कस किया था। मोटर और जनरेटर के इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, मोटर का आउटपुट क्या होता है और जनरेटर का आउटपुट क्या होता है, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इन पे अपन ने डिस्कस किया था। और इस डिस्कशन से दोनों की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने में, दोनों के सर्किट डायग्राम्स को बनाने में, दोनों की इक्वेशंस को लिखने में जो डिफरेंस होता है उसको फाइंड आउट और पॉइंट आउट किया था। और डेफिनेटली आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने उसको देखने की और लर्न करने की कोशिश की होगी कि कैसे एक जनरेटर की इक्वेशन और मोटर की इक्वेशन में डिफरेंस है, कैसे एक मोटर और जनरेटर की इक्वेशन लिखी जा सकती है, कैसे डेरिवेट किया जा सकता है, ये डेरिवेशंस वगैरह कैसे होते हैं, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। लेकिन आज दोबारा से कुछ जो है अपन दोबारा से कुछ चीज़ों को जो है ब्रीफली जो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में टॉर्क इक्वेशन, स्पीड इक्वेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है डीसी मोटर्स की डिस्कस करेंगे, जिससे आपको मोटर, डीसी मोटर के बेसिक्स समझ में आएंगे, उससे रिलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड्स आपको समझ में आएंगे। डेफिनेटली आपको ये लेक्चर से बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के एस्पेक्ट्स में, जो गेट, आईएएस और पीएस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और आपके फंडामेंटल भी क्लियर होंगे कि कैसे जो है इसकी अप्रोच, क्या अप्रोच रहती है आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। डेफिनेटली मेरा 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो मशीन्स को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को टीच करने का, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अभी अपन कुछ बेसिक इक्वेशन देखते हैं कि जैसे सबसे पहले जो है मोटर्स के एक सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो डीसी मोटर का ये एक सर्किट डायग्राम है। इस मोटर को शंट मोटर कहते हैं। ये शंट मोटर है, ये शंट है, शंट मोटर। दूसरी जो मोटर है ये इसका आर्मेचर है और ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। तो ये आपके ये शंट है, शंट फील्ड। ये सीरीज फील्ड है, इसलिए इसको सीरीज मोटर कहते हैं। तीसरी जो मोटर होती है वो शंट और सीरीज दोनों होती है। तो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दो टाइप की मोटर्स होती हैं। जो कंपाउंड मोटर्स होती हैं ये आपकी शॉर्ट शंट है, इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। दूसरी जो मोटर होती है उसमें लॉन्ग शंट है। ये शंट है वो लॉन्ग है, लॉन्ग में सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के क्रॉस जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको लॉन्ग शंट बोलते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। ये तो हुए डिफरेंट मोटर के सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। हर एक मोटर में इसका आर्मेचर का एक रेजिस्टेंस होता है और एक बैक ईएमएफ होता है। ये बैक ईएमएफ होता है और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। यहाँ एक बैक ईएमएफ होता है, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, एक बैक ईएमएफ होता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, एक बैक ईएमएफ होता है। हर एक मोटर में एक बैक ईएमएफ होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। हर एक मोटर में एक बैक ईएमएफ होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। ये आपको एक रेजिस्टेंस होता है आरए और एक बैक ईएमएफ होता है, हर एक मोटर में होता है। इसकी यदि इक्वेशन लिखी जाए तो ये टर्मिनल वोल्टेज होता है। ये बाहर जो वोल्टेज मिलता है इसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। और यहाँ से जाने वाले करंट को लोड करंट कहते हैं। यहाँ जो आने वाले करंट को आर्मेचर करंट कहते हैं। इस करंट को फील्ड करंट कहते हैं। ओके,
यहाँ जाने वाले करंट को भी यहाँ में टर्मिनल वोल्टेज होता है जो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। टर्मिनल वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज, यहाँ जो है रेजिस्टेंस होता है, इसको फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ये बैक ईएमएफ होता है। ओके, सिमिलर हियर, दिस इज द सप्लाई, this is the terminal voltage, this is the series resistance, series field winding resistance, series, this is the armature resistance, this is the current that is known as load current, this is the armature current, this is the field current, this is the armature current, this is the field current, this is the series resistance, and this is shunt resistance, field resistance. Okay, इन सब की इक्वेशन आप लिखना चाहें तो बहुत बेहतरीन तरीके से इनकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। बहुत इजी वे होता है इनकी इक्वेशन लिखने में। यहाँ जो इसकी इक्वेशन लिखूं तो मैं VT टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू बैक ईएमएफ प्लस IaRa। टर्मिनल वोल्टेज में सब मोटर्स में ज्यादा होता है, बैक ईएमएफ प्लस IaRa। सीरीज मोटर की इक्वेशन लिखूं तो टर्मिनल वोल्टेज ये प्लस ये मीन्स इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू होती है बैक ईएमएफ प्लस IaRa प्लस IaR सीरीज रेजिस्टेंस भी होता है। इसके लिए भी जो इक्वेशन लिखूं तो यहाँ जो वोल्टेज होता है वो टर्मिनल वोल्टेज होता है, और इस टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू जो होती है टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू बैक ईएमएफ प्लस IaRa प्लस IaS सीरीज R स्मॉल ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस छोटा होता है। इसमें भी जो टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन लिखूं तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू होता है बैक ईएमएफ प्लस IaRa प्लस IL R सीरीज। ये IL थोड़ा सा जो है वो कम होता है Ia से, तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू में लिखा जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बैक ईएमएफ प्लस IaRa प्लस IL को भी Ia लिखा जा सकता है, और इन दोनों को Ia को कॉमन लिया जा सकता है, तो Ra प्लस R सीरीज करके इसको इक्वेशन को लिखा जा सकता है। तो ये तो अपन बेसिक मोटर को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, पहले वाले लेक्चर में भी इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेटली, लेकिन आपको रिवाइज करने से जो है 5 से 10 मिनट लेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। रिवीजन करने से आपको बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएंगी, और आपको आगे के प्रॉब्लम्स जो जब डिस्कस करेंगे तो इक्वेशन लिखने में बड़ी हेल्प होगी। इसलिए इन चीजों को अपन क्या कर रहे हैं, अभी रिवाइज कर रहे हैं। ओके, बैक ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो ZP phi n अपॉन 60A, ये बैक ईएमएफ की इक्वेशन होती है। इस बैक ईएमएफ में ZP 60A ये कांस्टेंट होते हैं, इसको KB बोल देते हैं, और phi और n जो है वेरिएबल्स होते हैं, phi फ्लक्स और n स्पीड, तो इसको KB इंटू ऐसे लिखा जा सकता है। यदि आप आर्मेचर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें, आर्मेचर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये होता है Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स इंटू RZ, वन कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंटू A स्क्वायर पैरेलल पाथ। ओके, यदि टॉर्क की इक्वेशन लिखें तो टॉर्क जो होता है टॉर्क इंटू ओमेगा पावर होता है, दैट इज द मैकेनिकल पावर इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिकल पावर बैक ईएमएफ प्लस IaRa। ये बेसिक इक्वेशन है, पावर इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर, एक बेसिक इक्वेशन है। ये रिवाइज कर रहा हूँ, जो प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने इसको डिस्कस किया था, ये इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश की थी डेफिनेटली। तो यहाँ से जो टॉर्क होता है उसकी इक्वेशन होगी बैक ईएमएफ इनटू Ia डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा मींस 2 पाई n अपॉन 60, n रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम होती है। बैक ईएमएफ की वैल्यू थी ZP phi n अपॉन 60A इंटू Ia, ये बैक ईएमएफ IB की वैल्यू है, ये Ia है इंटू 2 पाई n अपॉन 60। सो ये n से n कट जाता है, 60 से 60 कट जाता है, तो ये इक्वेशन फाइनली कन्वर्ट हो जाती है ZP phi Ia डिवाइडेड बाय 2 पाई A। इसमें इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है 2 पाई A।
इसमें 2 पाई जेड पी ये कांस्टेंट होते हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है टॉर्क इज इक्वल टू के टी टॉर्क कांस्टेंट इंटू फाई इंटू आई ए। ऐसे करके ये इक्वेशन को लिखा जा सकता है। मीन्स ये जो टॉर्क होता है ये फाई और आई ए के प्रोपोर्शनल होता है, बैक ईएमएफ फाई एन एन के प्रोपोर्शनल होता है। टॉर्क एन की प्रोपोर्शनल नहीं होता। ये शंट मोटर की बात कर रहे हैं। किस मोटर की बात कर रहे हैं? शंट मोटर की बात कर रहे हैं। ये शंट और सीरीज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि अभी तक अपन ने फ्लक्स को कांस्टेंट और वेरिएबल नहीं लिया है। ओके, तो ये एक जनरल इक्वेशन है, जनरलाइज इक्वेशन है, किसी भी मशीन की एक जनरलाइज इक्वेशन है। ओके, यदि अपन को ये स्पीड कंट्रोल करनी है और स्पीड की कैलकुलेशन करनी है, तो EB1 अपॉन EB2 इज इक्वल टू KB phi1 n1 डिवाइडेड बाई KB phi2 n2। तो KB से KB कैंसिल आउट हो जाता है, phi1 n1 phi2 n2 करके ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। ऐसे करके अपन क्या करते हैं, न्यू स्पीड निकाली जा सकती है। न्यू स्पीड या न्यू जनरेटेड वोल्टेज या न्यू फील्ड की इक्वेशन निकाली जा सकती है। ऐसे यदि टॉर्क की इक्वेशन रखेंगे तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू K, तो कांस्टेंट है वो गिर जाता है, phi1 IA1 डिवाइडेड बाई phi2 IA2। ये ऐसे करके ये इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी जिसको अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ऐसे कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी जिनको अपन लेटर ऑन इस जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऐसे में कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करूंगा जो इन फॉर्मूले पे बेस्ड होगी। तो आप जो है थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इन इक्वेशंस को देखने की कोशिश करें कि ये बैक ईएमएफ की इक्वेशन मैंने कहाँ से निकाली है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की कहाँ से है, टॉर्क इक्वेशन कौन सी होती है, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टॉर्क में वेरिएशन आता है या बैक ईएमएफ में वेरिएशन आता है, तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसे करके अपन ने इक्वेशंस निकालने की कोशिश की है। ओके, तो ऐसे करके अपन ने इक्वेशंस को निकाला है। डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक से ये समझ में आता है कि सीरीज मोटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, शंट मोटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसको अपन लेटर ऑन नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा उसमें इनको डिस्कस करेंगे। पहले अपन एक प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं ए 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर रनिंग एट 800 आरपीएम। DC series motor running at 800 RPM. Okay, a DC series motor running at 800 RPM. Calculate the speed when one speed is given, but calculate the speed when torque is half. Calculate the speed when torque is half. And the given is RA plus RC is equals to 0.1 ohm. And it is unsaturated. So this is one of the numerical problem we are going to discuss it. So we know the back EMF EB1 upon EB2. The back EMF depends upon the two factor. We know the back EMF depends upon the two factor. One is speed and other is flux. Phi1 n1, or we can say n1 phi1 upon n2 phi2. Back EMF. And other is a torque. Torque T1 upon T2. Torque depends upon the two factor. One is the flux and other is armature current.
phi 1 I1 IA1 divided by phi 2 IA2. So firstly, the terminal voltage is given, armature and field winding resistance is given, and it is series motor, so we can easily calculate the armature current and we can easily calculate the back EMF. So firstly, this is the circuit diagram. This is the circuit diagram, and now with the help of the circuit diagram, we'll try to calculate. This is the motor, this is the back EMF, and this one, and this is the series. So this is the motor, and these are the brushes. There is no any drop on the brushes. This is the supply voltage. So here the supply voltage is equals to back EMF plus IA RA plus R series. This is for series motor. Basic equation we have already discussed, जो अपन ने पहले से डिस्कशन किया है. ओके, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया हुआ है इसमें? 220 वोल्ट. बैक ईएमएफ अपन को कैलकुलेट करना है. एंड दिस मोटर कितना करंट ले रही है ये गिवन नहीं है. IA RA प्लस R सीरीज की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.1. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अब आपको गिवन जो है वो टॉर्क इज हाफ, ये गिवन है. आधा टॉर्क जो है इसमें होगा. सीरीज मोटर है तो टॉर्क इक्वल इक्वेशन देखेंगे तो सीरीज मोटर में क्या होता है? IA फ्लक्स जो होता है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA होता है. फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA होता है. सो टॉर्क की इक्वेशन है टॉर्क 1 अपॉन टॉर्क 2 इज इक्वल्स टू फाई को भी I लिख देता हूं तो IA1 स्क्वायर अपॉन IA2 स्क्वायर. IA1 स्क्वायर IA2 स्क्वायर. So this is the way we can write down. And one thing is given over here, motor draw 100 RPM, 100 ampere the current initial. Torque जब at full load, at torque full, this is given. So one thing we can calculate from here, 220 is equal to back EMF plus this the 100 into 10, so it becomes the 100 into 0.1, that is 10, so that the back EMF comes out, that is 210 volt. The second, the torque 1 is T1, torque 2 is T1 by 2, half. Torque 2 is T1 by 2. So the current I1 is 100, the I2 is I2 whole square. It is torque T1 gets cancel out, so 2 is equals to 100 divided by IA2 whole square. So whole square get cancel out, this is the under root 2. So IA2 is equals to 100 by root 2. It is equals to 70.7 ampere. So this is the current in the second condition. So this is the IB1, initial voltage, initial back EMF. And now the back EMF when the torque is half, when torque is half, back EMF EB2 is equals to Vt minus IA2 RA plus R series, that is Vt is 220 minus 70.7 into 0.1, so that is 7.07. so this is near about 213 volt. Okay. So this is the value of the back EMF and the second time. Back EMF at the second time and current at the second time. What we have to calculate?
calculate the speed. We want to calculate the speed. So we can calculate the speed from here. We can calculate the speed from here. So to calculate the speed, EB1 we know. EB1 is 210. EB2 we know, that is 213. Okay. N1 we know, that is 800 RPM. Phi1 is proportional to I1, so we can say I1 is 100. N2 we want to calculate, and Phi2 is I2, that is 70.7. So this is the 70.7 and this is 1 upon root 2. So this is root 2 only. This is the root 2. This is the 0, you get cancel out the 0. This is the 0. So N2 comes out. N2 go over here. So N2 is 80 root 2 into 213 divided by 210. Okay. So that is finally the answer is 1147 RPM. This is the final speed. So this is the way. This is very simplest way to calculate the speed when the torque is half. So what the way we will calculating these two formula we are utilizing. So first one, the current is given, from the current back EMF is calculated, and second, when the torque condition is given, from the given torque condition the torque second given, so current is calculated from the second current, second back EMF is calculated from the second current and second back EMF, all the calculation have carried out, then put the value over here, then we can easily calculate what the speed in the second time. Okay, so this is the way you can easily see how we can calculate the speed, and this is a very good example, good numerical problem. It deal with the series motor also. You know, the series motors problems is more important as compared to the shunt motors problem, because the shunts are very easy as compared to the series motors problem. Okay, so this is the way we can easily simplify. This is the way we can easily, very easily simplify the problems. Now we are taking one more example. A DC motor, draw the current. Example, A DC motor, draw IA is equals to 110 ampere at 480 volt. RA is 0.2 ohm, 6 pole, lap wound, 864 conductors, okay, and phi flux is 0.05 Weber. This is the flux. Calculate what you will calculate. One, the speed of motor, and second you have to calculate torque. These two things you have to calculate. ये दोनों चीजें अपन को कैलकुलेट करनी है. क्या है? डीसी सीरीज मोटर और शंट मोटर, ये अपन को गिवन नहीं है. DC motor have this conductor, armature resistance and this 4 pole. If the series resistance is not given, only this armature resistance is given, it means shunt motor.
shunt motor. Okay, this is the shunt motor, and it is lap wound. Okay, so we know the back EMF of the motor is Vt minus IaRa. So Vt is 480 minus Ia is 110 and Ra is 0.2. So that is equals to 480 minus point is 22. So 480 minus 22 is 458 volt. So this is the back EMF we have calculated. Now the back EMF we know. Back EMF is Zp phi n upon 60A. This is the formula of back EMF. So we know each and everything. The back EMF we know, that is 458. Z number of conductor is 64. P is the 6 pole. Flux is 0.05. Number, rotational speed. Speed we know, we want to calculate. So this is the Zp phi n upon 60. A is number of pole in the lap winding, that is 6. So this 6 get cancel out. Okay. So this 6 and 6 get cancel out. So the speed comes out from here. Means n comes out from here. The value of n is 458 into 60 divided by 864 into 5 into 100. Okay. So the value comes out when we are calculating all the things, put the value and by the calculator, it is 636 RPM. 636 RPM. This is the speed. Now we have to calculate the torque. So we know the torque. Torque is E. We know the torque. Torque into omega is equal to E into Ia. So the torque is E is Zp phi n upon 60A into Ia divided by 2 pi n upon 60. So this 60 get cancel out and cancel out. So the Z comes out 1 upon 2 pi Zp phi Ia upon 2 pi A upon A. So this is a shunt motor and it is lap wound. So P and A get cancel out. So it is 1 upon 2 pi. Z is number of conductor 864. Phi is 0.05. Ia armature current is 110 ampere divided by this. Okay, this is whole. So this is 5 divided by 100 0 it cancel out. So this is the 2 and all the calculation will carried out. So this is comes out 756.3 Newton meter. This is the 765 Newton meter. So this is the way we can easily calculate the torque. We can easily calculate the speed of DC shunt motor. So we have calculated the DC series motor and we have also calculated the DC shunt motor. So this is about the how we will tackle the series motors and how we will tackle the shunt motors.
in calculations. So we have calculated all the things in a series and shunt motors. So definitely you will enjoy a lot this lecture to simplify the problem of the series and shunt motor. And now you know that we are taking one more problem. In that we are considering the brush voltage drop also and all the things. So we'll calculate, or we are taking one more problems to simplify it. We are taking one good example that is different, somewhat different from the given problem. So there is a 460 volt series motor running at 500 rpm, 40 ampere current. Calculate the speed and percentage change in torque. Speed and percentage change in torque. Percentage change in torque. Percentage change in torque. If the load is reduced so that the motor takes, if load reduced, so motor take 30 ampere current, 30 ampere, only the 30 ampere current, and total resistance of the field and armature, total resistance of the field, armature and field series resistance, that is 0.8 ohm, and flux proportional to the flux phi is proportional to the armature current. This is the problem. This is the problem we have to tackle. Okay. So we have to calculate, one is the percentage change in the torque, and secondly find out the speed. So this is the way we will try to simplify it. How to simplify? You know, to simplify it, firstly we know the current. Initially draw the current as 40 ampere, and finally due to reduce in the load it draw current 30 ampere. So they change in the current. We know the torque. Torque is directly proportional to phi into Ia, and in a series, you know, the phi is directly proportional to Ia, so that torque is directly proportional to Ia square. So definitely torque 2 divided by torque 1 is equals to phi I2 square by I1 square. Okay. So torque 2 with respect to torque 1 is equals to I2 is 30 divided by 40 whole square. So it is 3 by 4 means 9 by 16. 9 by 16. So what the percentage change in torque? So that torque 2 minus torque 1 upon torque 1. So that is minus 1. So this is the torque 2 minus torque 1. So minus 1. So 9 minus 16 divided by 16 into 100, that is percentage. So it is minus how much? Minus 7 by 16 into 100. So it is approximately equals to 43.75. 43.75 percentage. Minus means reduce. Torque is reduced, and it reduction in percentage of 43%. So this is the one thing. This is the reduction in the torque. Change in torque. This is the one thing we have calculated. Now the speed.
You know that when the load is reduced, speed of motor, DC series motor, as we know the characteristic, when the load is reduced, that is the initial current and this is the second current I2. So when the current is less, the speed is increased. So speed definitely increased. So what the speed? What the speed? The initial speed is given, that is 500 RPM. Initial speed is given, that is 500 RPM. This is the initial speed, that is 500 RPM. And we know the torque and we know the current. So according to the current, we know the back EMF. So back EMF, first one is terminal voltage minus IA, RA plus R series. So we know the back EMF, first one is terminal voltage is 460 minus current is 40 and resistance is 0.8. So it is 460 minus 32. It is 428 volt. And EB2 is 460 minus current is 30 and resistance is this one. So it is minus 24. So minus 24 means 436 volt. So we know these two back EMFs. And we know the back EMF is directly proportional to back EMF 2 divided by back EMF 1 is equals to phi and n. Phi directly phi 1 n 1, phi 2 n 2 divided by phi 1 n 1. And we know that phi 2 and phi directly proportional to I, so it is I2 n2 divided by I1 n1. Okay. So we can put the value, all the things we know. So we can put the values. So values can put like this one. EB2 is 436. EB1, that is 428. I2, that is 30 ampere. I1, that is 40 ampere. N2, that we have to find out. N1, that is 500. Okay. So we know all the things. So in this way we can find out the N2, and that N2 comes out by the calculation is 679 RPM. So in this way we can easily calculate the speed. We can very easily calculate the speed. You know, the two things we have to take care, one the torque equation, other the back EMF equation, and other is the relationship. This, all the three things. One, this formula is very important formula. Other is this formula, it is also very important formula. And third one is this formula. Only these three formulas are there. Only the three formula, you know, that the load increase, load decrease, the speed increase in DC series motor. So that definitely the initial speed was 500, initial speed जो है 500 थी, जो फाइनल स्पीड जो है 679 हो गई है, डेफिनेटली इंक्रीज हुई है. इसका मतलब अपन ने बिल्कुल सही अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व और अटेम्प्ट किया है. इस तरह से आप डीसी मशीन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. डीसी मशीन सीरीज हो, शंट हो, कंपाउंड हो, किसी भी टाइप की डीसी मशीन हो, तो उससे रिलेवेंट प्रॉब्लम्स को आप देखिएगा कितने प्यार से, कितने जो है अपन ने बहुत ही नॉर्मल वे में इस प्रॉब्लम को अपन ने टेकल की है. पहले अपन ने स्टॉक कैलकुलेशन में टॉर्क चेंज देखा है और दूसरा टॉर्क में अपन ने स्पीड कैलकुलेशन की है. तो टॉर्क कैलकुलेशन, स्पीड कैलकुलेशन, यदि टॉर्क में वेरिएशन पहले से दिया हुआ है तो स्पीड में वेरिएशन देख सकते हैं, बैक ईएमएफ में वेरिएशन देख सकते हैं, बैक ईएमएफ पहले से दिया हुआ है, लोड पहले से दिया हुआ है, तो ये आप टॉर्क देख सकते हैं. तो कोई भी इसमें चार चीजें होती हैं: टॉर्क, लोड करंट, बैक ईएमएफ, टॉर्क, लोड करंट, बैक ईएमएफ, स्पीड. चार पैरामीटर्स में से कोई से भी दो पैरामीटर गिवन होने चाहिए.
बाकी के 2 पैरामीटर्स अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारी इक्वेशंस गिवन होती हैं. So definitely we can enjoy this lecture and we'll try to simplify the problems given in a DC machines. We can solve all the numerical problem which is asked in any kind of the competitive examination. इसके बाद भी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास लूंगा, उसमें गेट, IAS और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम को एक एक करके डिस्कस करूंगा. आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली कंटिन्यू करें, अपने फ्रेंड्स को रेफर करें. मैं शीशरा मौला आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इतने इजी एस्पेक्ट्स देता हूँ, इतने इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ, इतनी इजी वे में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा कि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हार्टली लव करना स्टार्ट कर देंगे. डेफिनेटली थैंक यू, थैंक्स ए लॉट.